Good morning, students. Today we will discuss about periodic properties part 2. In this part, we will discuss about ionic radii. In last part, we have already discussed about atomic radii and periodic properties. Periodic properties, what's the mean of periodic properties and what are the periodic properties. Periodic properties like atomic radii, ionic radii, ionization potential, electron affinity and electron negativity. And why we call these periodic properties. हम इन्हें आखिर periodic properties क्यों कहते हैं? Periodic properties कहने का कहते क्यों है इन्हें? इसलिए कहते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे हुए हैं एक डेफिनेट टाइम या फिर एक निश्चित टाइम के बाद क्या होती है कि ये प्रॉपर्टीज़ बार बार फ्रीक्वेंटली रिवाइज्ड होती हैं। जैसे कि ग्रुप मेंबर्स जो होते हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है यानी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो उसी टाइप से, जैसे फर्स्ट एक ग्रुप है उसमें क्या होते हैं एल्केली मेटल्स बोलते हैं जो कि एस ब्लॉक का है। सेकेंडरी ग्रुप है उसमें हम क्या बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो ग्रुप में ये सेम नंबर के सेम जो ये सेम एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे कि ग्रुप सेकंड है ग्रुप फर्स्ट है तो इनकी ये प्रॉपर्टीज़ जो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एक डेफिनेट टाइम के बाद उसी क्रम में बार बार रिवाइज्ड होती है। पीरियोडिसिटी यानी कि बारंबारता दर्शाती है तो इसीलिए हम पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज़ इन्हें कहते हैं। अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो उनमें क्या अंतर होता है, अगर हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो फिर उनमें क्या किस टाइप का अंतर होता है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हर प्रॉपर्टी के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है। तो एटॉमिक रेडियाई में आपको बता चुकी हूँ कि एटॉमिक रेडियाई होती क्या है और उसकी पीरियोडिसिटी भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं आयनिक रेडियाई के ऊपर। आयनिक रेडियाई जैसे आप देखते हो इसका नाम से ही क्या पता लग रहा है कि आयंस जो होंगे उनकी जो रेडियाई होगी उसी को ही हम आयनिक रेडियाई बोलेंगे या फिर आप बोल सकते हो इन्हें हम आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। क्या होती है ये आयनिक रेडियाई? द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस एक्सर्ट्स इट्स अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द आयन। यानी आयन के अंदर भी क्या होता है बीच में न्यूक्लियस होगा और फिर जो इसका लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें जो इसकी पेरिफेरी होगी आयंस की वहाँ तक की जो डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड एज आयनिक रेडियाई। X-ray analysis of ionic crystals is used for measuring the equilibrium distance between the nuclei of two adjacent ions called interionic distance. इंटर जिस तरह से हमने एटॉमिक रेडियाई कैलकुलेट की थी हम डायरेक्ट एटॉमिक रेडियाई हम कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज वी नो दैट एटम कैन नॉट एग्जिस्ट। एटम अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं होगा, वो किस में होता है कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होता है। तो हमें क्या मानना था हमने कि दो सपोज़ कि कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स थे उनके अंदर हमने ये माना था कि दो नियर बाय जो एटम्स हैं जो कि बॉन्डेड हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस था दैट इज़ कॉल्ड एज इंटर एटमिक डिस्टेंस हमने वो कैलकुलेट की थी और उसका हाफ करके हमने एटमिक रेडियाई निकाली। इसी टाइप से हम यहाँ देखेंगे आयंस हैं, आयंस के बीच में क्या होगा अट्रैक्शन फोर्स होते हैं तो दो जो पास वाले एडजेसेंट एटम्स आयंस होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी इस टाइम पे इंटर आयनिक डिस्टेंस कहलाएगी। तो इंटर आयनिक डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं बाय एक्स-रे एनालिसिस से और फिर अगर उसका हम हाफ कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है आयनिक रेडियाई आ जाती है। दिस डिस्टेंस इज टेकन एज द सम ऑफ द आयनिक रेडियाई ऑफ टू आयंस। दो आयंस की जो आयनिक रेडियाई अगर आपको निकालनी है तो उसका सम ही हो जाएगा इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो डी सी प्लस ए माइनस ये जो आपको दिखाया है कैटाइन है ये और एनाइन है इनके बीच का डिस्टेंस यानी इंटर आयनिक डिस्टेंस यहाँ डी से शो किया है इज इक्वल टू आर सी प्लस प्लस आर ए माइनस यानी कि कैटाइन की रेडियस और एनाइन की रेडियस। तो इस तरह से आप उसका इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालिए फिर उसका हाफ कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगी आयनिक रेडियाई आ जाएगी। अब है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ आयनिक रेडियाई। हम आयनिक रेडियाई का पीरियोडिक ट्रेंड्स देखते हैं हम यानी उसमें किस तरह से पीरियोडिसिटी होती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड कि एक पीरियड में अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो किस टाइप से इनकी पीरियोडिसिटी होती है आयनिक रेडियाई की किस तरह से चेंज होती है। देखिए
आपने देखा लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियाई होती है वो क्या हो जाती है, घटती जाती है, डिक्रीज़ होती है। क्यों घटती है? क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है और शेल जो होता है वो सेम रहता है। तो एट्रैक्शन बढ़ेगा न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से, तो वो एटम क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस घट जाएगी। यही रीज़न कैटायनिक और एनायनिक साइज में भी हम यही देखेंगे, इसी के अकॉर्डिंग ही ये ऑर्डर फॉलो होगा। बट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें अगर हमें ये ट्रेंड देखना है तो ये तभी फॉलो होगा अगर हम सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं, बिकॉज यू नो दैट ट्रांजिशन एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, तो इनमें हमें अगर हमें कंपेयर करना है तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में ही हमें कंपेरिजन करना होगा, तो यही ट्रेंड फॉलो होगा। Now comes on variation in a group. As we move down a group of main group elements, the cationic and anionic size increases regularly provided the elements are in the same oxidation state में है। और ऊपर से नीचे आएंगे आप तो फिर क्या देखेंगे, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज शेल इंक्रीज हो रहा है। वैसे तो ऊपर से नीचे आने में दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हो रही है, शेल भी इंक्रीज हो रहा है आपका और साथ में क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है। बट जो कौन सा यहाँ पे डोमिनेट करेगा, ये जो शेल वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो इसी वजह से ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी और आयनिक रेडियाई भी इंक्रीज होगी। सिमिलर ट्रेंड इन जनरल इज ऑब्जर्व फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट दो द चेंज इन कैटायनिक साइज इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये ट्रेंड फॉलो नहीं हो पाता है, क्योंकि आप जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखो 3 सीरीज़ है, 3D 4D एंड 5D सीरीज़। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है, ग्रुप में सिमिलरिटी होने के बजाय यहाँ पे पीरियड्स में सिमिलरिटी दिखाई देती है। वैसे तो क्या होता है, हमने क्लासिफिकेशन ग्रुप में किया है पीरियोडिक टेबल जो है, और उसमें हमने बोला है कि जब सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो होती है वो प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनका सेम होता है और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनमें भी क्या होता है, एक रेगुलर ट्रेंड होता है। अगर कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो रेगुलरली इंक्रीज़ होती है। पर यहाँ क्या होता है कि ये ट्रेंड फॉलो नहीं होता है, बिकॉज 4D एंड 5D सीरीज़ जो होती है वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज़ की होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके बीच में क्या हो जाते हैं, 14 लैंथेनर्स एलिमेंट्स आ जाते हैं 4D और 5D के बीच में, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा डोमिनेट हो जाता है और साइज़ लगभग क्या हो जाते हैं, इक्वल रहते हैं 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स में। अब आप आ जाइए आयनिक रेडियाई ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ जैसे कि इसके नाम से ही क्या पता लग रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि ऐसी स्पीसीज़ होगी, एक ऐसी श्रेणी बनेगी आयंस की जहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नंबर सेम होगा। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ आर द कैटायंस, एनायंस एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर क्या सिमिलरिटी होंगी इनमें, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल अ कॉमन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज विथ 10 इलेक्ट्रॉन्स की है, जैसे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अब आप यहाँ देखिए, ये एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ आपको दिखाई गई है। आयंस भी हैं इसमें, कैटाइंस भी होंगे, एनाइंस भी होंगे और एटम भी होगा। जैसे यहाँ C-4 है, N-3 है, O-2 है, F- है और नियॉन यहाँ पे एटम है, यानी कि 10 सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कितने होंगे, 10 होंगे। एटमिक नंबर सबके डिफरेंट है, 6 7 8 9 इस टाइप से है, लेकिन सबके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होगा। इलेक्ट्रॉन सेम है और वो भी कितने हैं, 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इनकी रेडियस आप देखिए, जो कैटाइंस होते हैं उनका साइज़ क्या होता है, जैसे जैसे जितना ज़्यादा एनायंस के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे उसका साइज़ इंक्रीज़ होता चला जाता है। और
कैटाइंस जो होते हैं उनका साइज़ एटम की तुलना में क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे कैटाइंस के ऊपर चार्ज इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे ही क्या हो जाएगा, उसका साइज़ भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। तो यहाँ आप देखिए सबसे ज़्यादा चार्ज किसका होगा, सबसे ज़्यादा चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर है, वो भी क्या है -4 है। तो सबसे बड़ा साइज़ भी इसी का हो जाएगा। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ साइज़ घटता हुआ है, 1.71 है, O-2 ऑक्साइड का 1.42 है। और सबसे मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन का, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, 0.41। A cation is smaller in size than its parent atom. कैटाइन क्या होता है, अपने पेरेंट एटम की तुलना में साइज़ में छोटा होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उससे क्या हो जाता है कि शेल जो होता है वो, या तो शेल भी आपका ये हो सकता है कि जैसे अगर वैलेंस शेल अगर क्या है 2 है तो वहाँ से 1 भी हो सकता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया। और साथ ही साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो निकल गया और इफेक्ट पर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहता है, एटम के बराबर ही रहता है न्यूक्लियर चार्ज। तो पहले तो वो न्यूक्लियर चार्ज उतनी, जैसे एटम के अंदर क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। सपोज़ कार्बन है, कार्बन में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन है। तो पहले तो क्या होता है एटम में कि 6 प्रोटॉन जो है, इनकी 6 प्रोटॉन का जो न्यूक्लियर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जो है, वो 6 इलेक्ट्रॉन्स को बांधे हुआ है। और अगर अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है सपोज़, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भी रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो फिर इसमें कार्बन के ऊपर 3 चार्ज आ जाता है, -3 चार्ज आ जाता है। तो अब जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर चल जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है, 6 का 6 है, पर इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, मतलब यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती जा रही है। तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो 6 प्रोटॉन्स के द्वारा बंधे हुए थे, अब यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स के द्वारा 5 इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहेंगे, फिर 6 के द्वारा 4, जैसे जैसे चार्ज, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे तो अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज वाला जो अट्रैक्शन है वो और अच्छी तरीके से बन जाएगा और अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को पकड़े रखेगा, श्रिंक कर देगा जो उसका साइज़ है आयंस का। तो इसी वजह से कैटाइंस का साइज़ तो कम हो जाता है और एनाइन का साइज़ बढ़ जाता है, क्योंकि एनाइन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, कैटाइन बनता है, और एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो फिर क्या बन जाता है, एनाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। और एनाइन के फॉर्मेशन अब वही यही है कि क्या है, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है सेम रहेगा हमेशा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। वही चार्ज अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखेगा तो उसकी पावर कम होगी अट्रैक्ट करने की उन इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस वजह से उसका साइज़ बढ़ जाएगा। एनाइंस का साइज़ अपने पेरेंट एटम से ज़्यादा होता है। फॉर द कैटाइंस एंड द एनाइंस ऑफ द सेम एलिमेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स, the cationic size decreases but the anionic size increases with the increasing oxidation state। इसी तरह से यहाँ देखिए कैटाइंस में तो साइज़ जो बढ़ेगा जैसे जैसे आयन के ऊपर चार्ज बढ़ेगा, और एनाइंस के अंदर बढ़ेगा और कैटाइंस के अंदर घटेगा। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें मैंने आपको आयनिक रेडियाई के बारे में विस्तार से बताया है। तो इस लेक्चर में यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पार्ट 2 कैन में अब मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक आप एटॉमिक रेडियाई सीख चुके हैं और आयनिक रेडियाई जो 2 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप समझ चुके हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।